अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम उसामा असलम और आप देख रहे हैं ट्रेड विद उसामा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएफएल फौजी फूड्स की केस स्टडी। आज इस केस स्टडी के अंदर हम डिस्कस करेंगे फौजी फूड्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल, फौजी फूड्स लिमिटेड के फंडामेंटल बाइज्ड, टेक्निकल बाइज्ड और रिसेंटली हमने कुछ ट्रेड्स भी लिए हैं, उसके भी आपके साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं। तो आज की इस केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की जो ये केस स्टडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि पीएसएक्स के अंदर स्विंग ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने रिसेंटली फौजी फूड्स के अंदर 27 अक्टूबर को 18.56 के ऊपर एंट्रीज रिकमेंड की अपने क्लाइंट्स के ऊपर, जिसमें क्लाइंट्स ने अपनी कुछ ट्रेड्स ट्रिगर की बीएमए के पोर्टल्स के ऊपर, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के अंदर एंड जेएस ग्लोबल के ऊपर। ये रेट्स आपके सामने मेंशन है 18.56 एंड 18.6। तो आज इसकी जो प्राइस देखी जाए वो तकरीबन 23 रुपए के करीब ट्रेड हो रही है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो तकरीबन 30% अपसाइड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे एज एन केस स्टडी कि किस बेसिस के ऊपर हमने एफएफएल के अंदर 18.5 एंट्री रिकमेंड की, उसके पीछे बाइस्ड क्या था, उसके पीछे आउटलुक क्या था। तो एज एन केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं सबसे नंबर वन स्लाइड्स। तो फौजी फूड्स को पहले हम समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ज्यादातर जो पीएसएक्स से जो बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि एफएफएल जो है वो सबसे ज्यादा इनका जो एक्सपोजर है वो डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स के अंदर है। यानी कि जो फौजी फूड्स लिमिटेड है उनका जो रेवेन्यू है वो 75% मिल्क प्रोडक्ट है और 25% और अदर फूड्स हैं। देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या है। डेयरी पोर्टफोलियो के अंदर नूरपुर और भी क्या नाम नूरपुर मिल्क, नूरपुर के बटर, ये डेयरी प्रोडक्ट के अंदर है। और साथ साथ इनका कॉर्नफ्लेक्स और न्यू लॉन्चेस के तौर के ऊपर ओपा, फ्रेंच फ्राइज और कुछ पास्ता की ऊपर भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है वो दो हिस्सों के अंदर ब्रेक है, एक एफएफएल फौजी फूड्स के अंदर और एक फ्रेश एंड फ्रीज के अंदर। जो फौजी फूड्स है वो फोकस्ड करता है डेयरी के ऊपर, कैरेट्स के ऊपर, पास्ता के ऊपर। ये सारा जो सेगमेंट है ये फौजी फूड्स मैनेज कर रहा होता है। जो फ्रेश एंड फ्रीज है वो फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट के पल्प्स वगैरह के ऊपर बिजनेस पे फोकस्ड करते हैं। साथ में इनके और भी एक्सपोजर हैं, जैसे फौजी मीट्स के अंदर इनकी होल्डिंग है, फॉन एंड ग्रो के अंदर है। लेकिन जो इनका मेजर सेल्स का जो रेवेन्यू है वो इस सेगमेंट से आता है, फौजी फूड्स है। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इनकी जो सेल्स है उसका तकरीबन 75% इस सेगमेंट से आता है, डेयरी जूसेस से, कैरसल से और पास्ता से। और जैसे मैंने आपके सामने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर शो किया है कि इनके पोर्टफोलियो ये हैं, डेयरी का पोर्टफोलियो ये है। और इन्होंने एक कुछ न्यू लॉन्चेस भी किए हैं नूरपुर के घी के नाम से एंड ओपा फ्रेंच फ्राइज एंड पास्ता के से। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं जो इनका मेजर बिजनेस है डेयरी पोर्टफोलियो का, जिसमें 70% सेल सारी होती है। तो वो बिजनेस चलता कैसे है। देखें, कभी भी जो दूध का बिजनेस होता है, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस होता है, उसके अंदर आपका जो इनपुट सोर्सिंग यानी कि जो मिल्क इनपुट सोर्सिंग है वो सबसे अहम किरदार होता है उसका। अब आप अगर इसमें देखें तो सबसे पहला जो इसका जो इनपुट सोर्सिंग है वो है रॉ मिल्क। अच्छा, अब रॉ मिल्क आपको फार्मर से मिलेगा, आपको क्या नाम फार्मर से मिल सकता है या आपकी इन हाउस प्रोडक्शन हो, एफएफएल की इन हाउस प्रोडक्शन है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है प्रोसेसिंग में और स्टैंडर्डाइजेशन में। ये एक ऐसा क्या नाम स्टेप है जो कि एक क्या नाम पैकेज्ड मिल्क को और एक आम जो आपकी डेयरी के ऊपर मिल रहा होता है वो डिफरेंशिएट करता है। एक हद तक एक स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर इसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से इसके पेस्चराइजेशन हो जाती है और साथ साथ इसे पैकिंग इसकी कर दी जाती है। थर्ड जो स्टेप होता है
किसी भी दूध के पैकेज्ड मिल्क के बिजनेस के अंदर वो होती है उसकी पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ। अगर आपकी पैकेजिंग स्ट्रांग होगी तो आप दूसरे जो आउटलेट्स हैं वहां पे ज्यादा इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी तो आप मॉल्स के अंदर, शॉप्स के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। सही। और जो सेकंड स्टेप आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स आता है। तो इन सब स्टेप्स के अंदर अगर हम देखें तो जो मेन फोकस जो बिजनेस का है, जो रॉ मिल्क का जो बिजनेस होता है, वो चार स्टेप्स के ऊपर मुयस्सर होता है। आपकी इनपुट सोर्सिंग के ऊपर, आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर, और आपकी शेल्फ लाइफ और पैकेजिंग के ऊपर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के ऊपर। अब इस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एफएफएल जो कि इनपुट सोर्सिंग कर रहा है वो ज्यादातर 70% जो इसकी इनपुट सोर्सिंग होती है वो इन हाउस होती है। इन हाउस का क्या मतलब, कि ये इनके पास अपने एनिमल्स हैं 70%, 65%, जिससे ये इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, और 25% ये आउटसोर्स करते हैं। उसके बाद इनका एक अपना प्लांट है जिसके अंदर ये प्रोसेस करते हैं मिल्क को। उसके बाद उससे होता यह है कि इससे पेस्चराइजेशन हो जाती है और आपका एक जो मिल्क होता है वो रेडी टू पैकेज हो जाता है। सेकंड ऑप्शन होता है इसकी पैकेजिंग का। अब अगर आप इस सारे स्टैंडर्ड्स को देखें तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स के ऊपर एक बिजनेस अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकता है और एक एज ले सकता है दूसरे बिजनेस से। यानी कि एक इनपुट सोर्सिंग के अंदर, एक पैकेजिंग के अंदर, और एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के अंदर। तो जो डेयरी का जो बिजनेस होता है उसका जो मेन फोकस्ड होता है वो तीन उसके ऊपर होता है, कि वो किसी भी तरीके से अपने इंक्रीज करे सेल्स रेवेन्यू को, एक्सपेंड करे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को, और इंक्रीज करे सप्लाई चेन। अब सेल्स रेवेन्यू जो आपकी जो इंक्रीज होगी, सबसे पहले जो जीपी मार्जिन जो आपका एक्सपेंड होगा, यानी कि जो जीपी मार्जिन आपका इंक्रीज होगा वो दो कॉस्ट के ऊपर हो सकता है। आपकी रॉ मटेरियल यानी कि जो रॉ मिल के उसकी सोर्सिंग के ऊपर, सेकंड आपकी पैकेजिंग के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सेकंड आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो आपका इंक्रीज हो सकता है इस सेकंड स्टेप के ऊपर जो कि है प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि जितना आपका प्लांट इफेक्टिव चलेगा उतनी आपकी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगी। जितनी आपकी सेल्स रेवेन्यू प्लांट के थ्रू प्रेस्चराइजेशन के थ्रू होगी उतनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड होती रहेगी, आपकी आउटलेट्स ओपन होते रहेंगे। सही है। एंड सेकंड आपका बेस्ड करता है सप्लाई चेन के ऊपर। तो मेन फोकस्ड किसी भी एक बिजनेस के इन तीन स्टैंडर्ड्स के ऊपर होते हैं: सेल्स रेवेन्यू, जीपी मार्जिन इंक्रीज करना, और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना। तो आज हम इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, क्या ये एफएफएल ने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर काम किया, और अगर काम किया तो क्या काम किया, कि जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने रिकमेंड करा एफएफएल को बाय करने का। तो आज देखते हैं कि ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग का, जिसके अंदर मेंशन है कि एफएफएल की जो नेट रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया है तकरीबन 19.1%। सही है। और अगर देखा जाए लीड बाय सस्टेन्ड वैल्यू ग्रोथ आई इन यूएसटी मिल्क आई 13.2% ईयर ऑन ईयर इसके अंदर इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। अच्छा, सेकंड अगर देखा जाए जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके इंक्रीज हुए हैं 18%। साथ में इन्होंने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए एक सोलर प्लांट और बायोमास एनर्जी की तरफ भी फोकस्ड करा है। तो ये दो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट इनकी नेक्स्ट क्वार्टर तक या नेक्स्ट हाफ ईयर तक कंप्लीट हो जाते हैं तो इससे इनकी एनर्जी कॉस्ट सेविंग काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड जो फोकस्ड है उनका वो है कंपेटिबिलिटी डेवलपमेंट का। यानी कि ये एक कल्चर इस तरीके से लेकर आना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिससे ये अपनी सेल्स को इंक्रीज करें, अपने सेल्स को इंसेंटिफाइज करें, ताकि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स नेटवर्क है वो इंक्रीज हो सके। ये तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे फंडामेंटल बाइस्ड का। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया गया है कि जो इनका मेन विजन है एफएफएल का, वो 2029 तक इनके रेवेन्यू को 100 बिलियन इंक्रीज करना है। आप वीडियो में जरूर बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि एफएफएल एट द एंड ऑफ 2029 100 बिलियन की सेल्स इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, ये आपके सामने फंडामेंटल बाइस्ड है। एट द डेट ऑफ
27 अक्टूबर अगर एफएफएल की प्राइस देखी जाए तो 18.5 पे ट्रेड हो रही थी। अच्छा, एज एन एडवाइजर हमने किन पॉइंट्स को देखा कि जिन पे हमने रिकमेंड करा कि एक प्राइस तकरीबन 20% डिस्काउंटेड रीजन के ऊपर है, और फंडामेंटल बाइस जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि इनकी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इनका ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स का नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है, ये मेरे फंडामेंटल बाइस थे। टेक्निकल क्या बाइस थे कि एक सबसे पहले पॉइंट ये कि आपकी जो प्राइस है वो 20% डिस्काउंटेड रीजन के ऊपर है। अच्छा, क्या फंडामेंटली कोई चेंज है? फंडामेंटली कोई चेंज नहीं था, अर्निंग के अंदर सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही थी। सेकंड बात ये, मैंने आपके साथ अभी ये शेयर किए है टेक्निकल चार्ट। एफएफएल का ये वीकली चार्ट है। अगर आप एफएफएल को इसमें देखें तो इसका प्राइस एक्शन आपको ये एक शो कर रहा है, प्राइस एक्शन आपके सामने ये शो कर रहा है कि ये एक काफी अरसे से साइडवेज मोमेंटम के अंदर था। उसके बाद इसने एक ₹11.5 का एक हायर हाई बनाया, उसके बाद ₹8 का हायर हाई लो बनाया, उसके बाद नेक्स्ट हायर हाई उसने ₹19 का बनाया, और आपको यहाँ पर एक फ्लैग की प्रोजेक्शन भी शो हो रही है। तो ये सारे टेक्निकल आउटपुट से कि वीकली चार्ट के ऊपर आपकी जो फ्लैग की जो प्रोजेक्शन शो हो रही है मुझे, वो शो हो रही थी एट दिस लेवल। दिस लेवल क्या है? ये जो लेवल है ये तकरीबन ₹26 का है, यानी कि टेक्निकली मेरा 22 बुलिश था, और ये जो प्राइस है ये साथ साथ रिट्रेस हो गई थी 20%। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं तो यहाँ पे फिबोनाची का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर प्राइस ने टेस्ट करा, जो कि 0.5 फिब रिट्रेसमेंट है। ये फिब रिट्रेसमेंट जब यूज की जाती है उन लेवल्स पे यूज की जाती है कि जब जो ट्रेंड प्रॉपर बुलिश हो, हायर हाइज हायर लोज बना रहा हो, और आपकी ये जो रिट्रेसमेंट है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। वीकली चार्ट के ऊपर मेरा 22 बुलिश था, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो बुलिश 22 था वो फ्लैग की जो प्रोजेक्शन थी वो एट द ₹26 के ऊपर आ रही थी। सेकंड, मेरी जो एंट्री पॉइंट था वो सेकंड एंट्री पॉइंट मेरा इस वजह से था कि अगर आप ये देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रही है, जो कि ट्रेंड लाइन तकरीबन आपकी ये जून 2025 से स्टार्ट है। अगर आप देखें तो ये जून 2025 को टच हुई आपकी, ये अगस्त 2025 को टेस्ट हुई और इस बार दोबारा से ये अक्टूबर के अंदर टेस्ट हुई और सस्टेन्ड हुई। तो इन लेवल्स की वजह से, फंडामेंटल बाइस की वजह से, टेक्निकल बाइस की वजह से हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा कि आप बाय करें एट द रेट ऑफ 18.5। और अगर अभी करंट प्राइस को देखा जाए तो एटलीस्ट ये 30% का हमें रिटर्न शो कर रहा है कि हमारी प्राइस एप्रिशिएट हो गई है 30%। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है एफएफएल का कि एफएफएल इस टाइम अपने हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और इसने अपना जो लास्ट हाई है वो भी ब्रेक कर दिया है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो वीकली चार्ट के ऊपर इसके अभी भी जो लेवल्स हैं वो फर्स्ट लेवल 26.5 है, और 26.5 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकली। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर आपकी एक चैनल की रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबल प्राइस इस लेवल को टेस्ट करे, शायद रिजेक्ट हो जाए, वरना अल्टीमेट टारगेट आपका 26.5 28 का एक रीजन है। तो अभी तक आप जो क्लाइंट्स को जो मैंने एडवाइस दी है वो सिंपल की है कि आप अपने इस स्टॉक के अंदर एक्सपोजर रखें, बाय ऑन डिप रखें, और ट्रेल करते रहें पुरानी पोजीशन को, क्योंकि इस टाइम अभी हम 30% प्रॉफिट के अंदर हैं, और ये 30% अगर आप देखा जाए तो लेस देन 4 मंथ्स है। तो एक अच्छा रिटर्न जो आपको एनुअलाइज रिटर्न 30% भी नहीं मिल रहा, लेकिन ये एक स्टॉक फंडामेंटल बाइस की वजह से, टेक्निकल इनपुट की वजह से आपको लेस देन 4 मंथ 30% ROI दे रहा है। ये हम इन बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपके ये स्टॉक्स बाय होने चाहिए। अगर आप समझते हैं अ, अगर आप समझते हैं और आप हमारी अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप भी फेसबुक के ऊपर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप अपना क्या नाम मैसेज ड्रॉप करें, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ये हमारी एज केस स्टडी है कि किस बेसिस के ऊपर हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो बाय ऑन डिप स्टांस रखें जब स्टॉक 30% डाउन हो। ये आपके सामने कुछ इमेजेस हैं जिसके अंदर शो हुई हुई हैं कि किन किन लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर बाय रिकमेंड की गई।
अगर आप ये देखें तो ये जेएस ग्लोबल की स्क्रीन है। अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे वो मुनीर खनानी की शो होगी, मुनीर खनानी की आपको शो होगी। सेकंड अगर आप देखेंगे जेएस ग्लोबल की है, ये पीएमए का अकाउंट का पोर्टल है, ये डिफरेंट क्लाइंट्स के हैं। तो इस वजह से हमने इन बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। अगर आप और भी इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो वो काइंडली आप कमेंट में ज़रूर आस्क करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।